तो सर एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी यहाँ शुरू होती है कि दुनिया में एटम से छोटा कुछ भी नहीं है। और ऐसा कहने वाले भाई साहब थे डाल्टन। पर दिक्कत तब शुरू हुई जब सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर होने शुरू हो गए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जब ये चीज़ें आई तो फिर ये चुप हो गए और फिर इनके थ्योरी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि एटम्स स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, ये इंडिविजुअल होते हैं, इनको तोड़ा फर्दर नहीं जा सकता, इनसे छोटा नहीं होता है कुछ। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। हाँ अभी ठीक है। हम थोड़ा सा क्विक कर जाएंगे, रिवीजन कर रहे हैं अभी, तो हम थोड़ा सा फील ले लेके नहीं देख रहे होंगे, हम क्विकली रिवीजन करेंगे चीज़ों को। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? E/m को बोलते हैं चार्ज बाई मास, यानी पर यूनिट मास पे कितना चार्ज है, हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बात करें तो सबको मालूम होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मास के बारे में बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। इसी को हम बोल देते हैं 1.81836। इसको याद रख सकते हो। 18 इंटू 2 करोगे तो 30, 18 दूना 36। तो ऐसे करके MU के अंदर ये आता है, ये आप ध्यान रखना। ये हालांकि सबको मालूम होता है E/m जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो 1.76 इंटू 11 होता है कूलम पर kg। एंड प्रोटॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज वही सेम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, बस पॉजिटिव होगा। ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। मास बात करें तो हाँ, इसका मास इंपॉर्टेंट सबको मालूम भी होता है, मोल कंसेप्ट इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। 1.67 -24 kg होगा, जिसको 1 AMU है, जिसको हम 1/Na भी बोल रहे होते हैं। Na यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर है। बस यहाँ मैं समझा रहा हूँ, आप फोकस किया करो, चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसी को हम kg की जगह ग्राम में लिखें तो -27 हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं। हीलियम के अंदर से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो बस उसके पास 2 प्रोटॉन बचेंगे और इसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस। 2 प्रोटॉन यानी इसके पास चार्ज 2 है, बट इसके पास चार्ज तो 2 है, बट इसका मास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन दोनों है, तो इसके पास मास 4 AMU बोल सकते हो या 4 यूनिट बोल सकते हो होगा। थॉमसन का मॉडल आता है, वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको बोलते हैं। इन्होंने ये माना इसके अंदर कि सर जो हमारे पास एटम्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होते हैं और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बीच में इम्बेडेड होते हैं, जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज हो। बट इनकी लिमिटेशन इसलिए, मतलब इनकी लिमिटेशन कहती है फेल इसलिए होगी क्योंकि इन्होंने ये ज्यूम किया कि पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम, और दूसरा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टैटिक है, एक जगह रुके हुए हैं, जैसे बीच फंसे हुए हैं। नहीं, वैसा नहीं था। आगे रदरफोर्ड का मॉडल है, जिसको हम प्लेनेटरी मॉडल ही बोलते हैं। इन्होंने माना बीच में सन की तरह हमारे पास न्यूक्लियस और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मूव कर रहे होंगे। पर इन्होंने कैसे बताया कि बीच में ही न्यूक्लियस होगा, इसको इन्होंने बताने के लिए यहाँ पे यूज किया था एक एक्सपेरिमेंट, जिसको हम अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी बोल रहे होते हैं। जेडे ने इसको इधर यूज किया, बीच में गोल्ड फाइल को यूज किया, अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया, देखा बहुत सारे अल्फा पार्टिकल अनडिवाइडेड पास हो गए, यानी बहुत सारा स्पेस एटम के अंदर खाली होता है। कुछ थोड़े बहुत एंगल से मूव किए तो उन्होंने ये बताया कि बीच में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से कुछ थोड़े डेविएट हो रहे हैं। बट एक ऐसा आ गया जो 20,000 में एक ऐसा था जो टोटली अपने पाथ को रिट्रेस बैक कर लिया, जैसे आया वैसे ही चला गया। तो बीच में माना भाई कोई रिजिड बॉडी है, और उन्होंने ही आगे बताया कि बीच में पूरे पूरे मतलब मास कॉन्सेंट्रेट होता है, बीच में पूरा सेंटर होता है, वहीं पे सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पास्ट की सारी मतलब एजम्पशन फेल हो चुके थे। रेडियस ऑफ एटम क्या होता है? एटम देखो बड़ा होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस छोटा होता है, तो न्यूक्लियस का ऑर्डर छोटा होगा, एटम का रेडियस बड़ा, सॉरी एटम का रेडियस का ऑर्डर बड़ा होगा। ये दोनों रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है 10⁻10 मीटर के अंदर है, 10⁻15 मीटर के अंदर है। सर रदरफोर्ड मॉडल आया पर फेल भी हुआ और चला भी गया। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर चार्ज स्पीसीज दूसरे चार्ज स्पीसीज के अराउंड मतलब अगर रिवॉल्व करता है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, तो एक दिन जाके उसको कोलैप्स हो जाना है, क्योंकि एनर्जी खत्म हो जाएगी उसकी। और दूसरा, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू R0। R0 की वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर के अंदर है पहली चीज़। और इसको हम मीटर के अंदर भी कर सकते हैं 10⁻15 करके, बट हमने इसलिए इसको 13 रखा हुआ है और सेंटीमीटर, ताकि 1.33 की पावर 13 माइनस, मतलब ऑफकोर्स न्यूक्लियस का रेडियस माइनस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा, मतलब बहुत छोटा आएगा। तो इसलिए यहाँ पे पावर को माइनस तो होना पड़ेगा ताकि बहुत छोटा 0.0000 ऐसे जाके आए कुछ। तो इसलिए हम इसको बस याद रखने के लिए ऐसा रख लेते हैं, या सेंटीमीटर में आता है। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना, जब हम 13 रखते हैं तो सेंटीमीटर, अगर 15 रखते हो तो मीटर टोटली हो जाए। आगे बढ़ते हैं। आइसोटॉप आइसोबार क्या होते हैं? आइसोटॉप सेम एलिमेंट के अलग अलग आइसोटॉप नहीं मिलते हैं, मास उनका अलग हो जाता है, बस कार्बन के 2 आइसोटॉप हैं। वैसे आइसोबार क्या होते हैं भाई? बार मतलब होता है मास सेम, मास सेम है बट उनका डिफरेंट एटम है, डिफरेंट एलिमेंट है, मास सेम है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप इस चीज़ को, सेम आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, सबका मास 40 40 40 दिख रहा है,
तो कहीं ना कहीं ये सब आइसो इलेक्ट्रिक, हाँ इसको ध्यान देना, इस पर बहुत सारे PYQ जा रहे होते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक स्पेसिस वो होते हैं सर जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दिया था। इसके अंदर इन्होंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, प्रोपोगेट और प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव जो होता है, दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 8 मीटर पर सेकंड के अंदर, ये ध्यान रखोगे। इसी को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी तो वो इसी स्पीड से मूव कर रही होगी, आपको ये भी पता होनी चाहिए। बट सारी की सारी वेव इसी स्पीड से मूव करेंगी नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ, चूंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए मूव करने के लिए। सर हम इसको निकाले या किसी भी वेव की अगर वेलोसिटी को हम देखें तो वो यही आता है। मैं थोड़ा सा आपको नीचे स्पेस लेके बताता हूँ। वेलोसिटी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की मल्टीप्लिकेशन से आता है। वेलोसिटी ऑफ वेव है यहाँ पे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करा होता है। म्यू का सिंबल कुछ ऐसा होता है, तो यही यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। कहाँ चला गया, आ गया, आ जाओ, थोड़ा सा जूम हो जाओ। हाँ सर, तो देखो इसको हम म्यू बोल रहे होते हैं और म्यू को ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है वो सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज भी होती है। यहाँ पे वही है, स्पीड ऑफ वेव जो है वो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। और यहाँ से आप एक चीज़ जो निकाल सकते हो आपके लिए वो ये होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C/λ हो जाएगा। लेमडा इधर आ जाएगा तो C/λ होता है और इसी को हम आगे यूज कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं सर, वेव नंबर क्या होता है हम यहाँ पे देखते हैं। वेव नंबर म्यू बार होता है और इसको हम 1/λ, मतलब 1/λ ही म्यू 1/λ ही वेव नंबर होता है, इसको म्यू बार से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है सर, टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकेट कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो टाइम पीरियड आ होता है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर आते हैं। प्लैंक क्वांटम थ्योरी देखो बहुत ज़्यादा आसान है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी यहाँ से याद रख सकते हो, प्लैंक पी से पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करी होती है लाइट की। ये क्वांटाइज्ड, ये क्वांटम बताता है कि लाइट जो होता है ट्रेवल करता है स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में। ये पैकेट जो होती है क्वांटाइज होती है, यानी इससे छोटा इसको हम नहीं तोड़ सकते। क्वांटाइज्ड यानी जो एक बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा ऐसे छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बना होगा और ये छोटे पैकेट्स अब फर्दर नहीं तोड़ सकते, ये सबसे छोटी चीज़ है ऐसे। और इन्हीं को हम फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। और इन्होंने ये बताया कि एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। एनर्जी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। ये चीज़ सबको ही मालूम होती है, बहुत अच्छी बात है, आपको ही मालूम है। एनर्जी जो होती है यहाँ पे हमने देखा प्रोपोर्शनल है, तो इसको मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए प्लैंक ने अपना कांस्टेंट दिया, जिसको हम यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट बोल रहे होते हैं, जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। इसकी यूनिट को ध्यान रखना। यहाँ से आप इसके डायमेंशन को निकाल सकते हो कि डायमेंशन सर जी mL2T-2 इसका हो एनर्जी का हो गया और सेकंड का T, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो T-1 हो जाएगा। बस एनीवे डायमेंशन छोड़ते आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे आता है हमारे पास एक हाँ ये ध्यान रखना कि हमने ये निकाला है ये एक क्वांटा का एनर्जी है। और म्यू को अभी हमने ऊपर देखा था कि हम म्यू या फ्रीक्वेंसी या म्यू दोनों एक चीज़ है, इसको हम C/λ भी लिख सकते हैं। तो इसी म्यू को हम यहाँ पे C/λ लिख देते हैं, तो H का H आ गया और C/λ म्यू की जगह, तो HC/λ भी इसी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, यूनिट भी दिया हुआ है, ध्यान रखना प्लैंक कांस्टेंट के बारे में। ये एक फोटोन की एनर्जी है। अभी हम जो बात कर रहे थे क्वांटाइजेशन के बारे में, उसे ऊपर हम देखेंगे, ऊपर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जो एनर्जी ये लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक फोटोन की एनर्जी और कितने फोटोन ये बताएंगे टोटल कितना हमारे पास एनर्जी है। समझ में आ रही है ये बात। एनर्जी का डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे। देखो एनर्जी और ये क्या बताता है, हम सभी अब जो भी देखें एनर्जी इज इक्वल टू HC/λ देख रहे हैं या ये सारी चीज़ें, ये कहीं ना कहीं बस अगर आपको वेवलेंथ मालूम है तो उस वेवलेंथ से, मतलब उस वेव की वेवलेंथ से, जिस वेव की वेवलेंथ है उस वेव की एनर्जी ये बता रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे सर एनर्जी अगर डायरेक्टली अगर हमें उस वेव की बस हमें वेवलेंथ नोन है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो उसके लिए डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक होता है ये। ऑल्दो आप इसको निकाल सकते हो बट ये हमारे कैलकुलेशन को ईजी कर देता है डायरेक्टली। आप इसको याद रखो 12400 और यहाँ पे आप वेवलेंथ जो होता है वो एंगस्ट्रॉम में लोगे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंगस्ट्रॉम मत भूलना, प्लीज़ मत भूलना। या नैनोमीटर लोगे तो नैनोमीटर ले लो आप, यहाँ पे एक जीरो कम कर लो बस। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, भाई वही सेम वैल्यू है यहाँ पे आप देख लो। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, ये बस मैग्नीट्यूड सेम है, मैं ये बोल रहा हूँ, ये याद रखने में आपको हेल्प करेगा, इसलिए मैंने आपको दिखाया। बस आगे बढ़ते हैं। एवरेज एटॉमिक वेट, कोई मान लो आइसोटोप है, उनके एवरेज एटॉमिक वेट को निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हर एक आइसोटोप का वेट लिख दो, मास ऑफ आइसोटोप A1 A2 जितने हैं, और X1 X2 होता है उनका नेचर में कितना अबंडेंस पाया जाता है, परसेंटेज अबंडेंस इन नेचर, ठीक है। इसको आप रखो नीचे पे, उसको जोड़ दो तो आपको एवरेज
एटॉमिक वेट मिल जाता है। जैसे क्लोरीन का मान लो कितना आता है 35.5 आता है। क्यों? चूँकि क्लोरीन के 2 आइसोटोप मिलते हैं और उनका अगर हम एबंडेंस के साथ देख ले तो एवरेज हमारा यही आ रहा होता है। आगे बढ़ते हैं सर, एनर्जी ऑब्जर्व और एनर्जी रिलीज दोनों बराबर होती है। कैसे हम बोल सकते हैं? मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसका आंसर मेरे को देना। मेरे पास एक बल्ब है जो जल रहा है। अब बताओ ये बल्ब जो है, बल्ब जल रहा है, बुता हुआ है, उसको भूल जाओ। यहाँ पे जो बता रहा हूँ हम उसको देखते हैं पहले ना, कि मान लो ये बल्ब वेवलेंथ मतलब ऑब्जर्व करता है 300 नैनोमीटर को ऑब्जर्व करता है ये, ठीक है। और ये 2 वेवलेंथ फिर रिलीज करता है। पहला वेवलेंथ हमें नोन है, दूसरा में पूछ रहा है। अब कैसे निकालोगे? वाकई में न्यूमेरिकल है ये। इसको निकालने का सिंपल तरीका है भाई, ये जितना वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है वो सब निकालेंगे, कितनी इतने एनर्जी ऑब्जर्व करी उतनी एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। यानी अगर इसने ई एनर्जी ऑब्जर्व करी तो अगर E1 E2 हम मान ले, ये कॉरेस्पॉन्डिंग ये वेवलेंथ से एसोसिएटेड एनर्जी ये और इससे कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी ये है, तो इन दोनों को जोड़ने पे जो एनर्जी होगी कहीं ना कहीं रिलीज हो रही है तो उतनी ही ऑब्जर्व हुई होगी, वो ये वाली है। तो यहाँ पे ये आती है। आगे हम बात करते हैं बोर मॉडल के बारे में। ये समझ में आया? बस सिंपल सी चीज़ है, एनर्जी जितनी ऑब्जर्व उतनी ही रिलीज होगी। अपने आप बीच में कहीं से एनर्जी तो बन नहीं जाएगी, ठीक है। बोर मॉडल बहुत आसान होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेस के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम प्लस 2 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम प्लस 3 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। और दूसरी चीज़ ये बेस्ड होता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे और मॉडर्न क्लासिक फिजिक्स पे भी। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी ये भी क्वांटाइजेशन को मतलब उस पर बेस्ड है ये। आगे हम बात करते हैं, ये बताता है कि कोई भी हमारे पास अगर एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में उस एटम के अंदर मूव करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम मैं बोल रहा हूँ, एक बार और मैं लिख देता हूँ आपको। ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहीं ना कहीं इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 के। ये आप ध्यान रखना, h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कोई भी ऑर्बिट होगा जो एटम का, वो कहीं ना कहीं उसी एंगुलर मोमेंटम पे होगा ताकि उसका इंटीग्रल मल्टीपल h/2 हो। ये एक इंटीजर ही है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जितने भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेगा, यानी दूसरे ऑर्बिट्स नहीं होते हैं। ऑर्बिट्स वही होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन वहीं मूव करेंगे जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। समझ में आ गया? यही बात है। एम बी स्क्वायर मैं MVR साइन थीटा होता है एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर। एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली में MVR साइन थीटा होता है, बट MVR यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसको साइन थीटा, चूँकि यहाँ पे वैसे भी 0 डिग्री है। और यहाँ पे h/2 यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल, ये हमें एक इक्वेशन मिल जाता है। इसको हम आगे देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। सर यहाँ पे जो भी हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कहीं ना कहीं इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करता है, इसलिए हमें इसको MV² सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फॉर्मूला है। क्यों हमने ऐसा लिखा? 2 चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होता है इसके और इसके बीच में, ये चार्ज कितना है? ZE कैसे है? एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो E हो गया और कितने प्रोटॉन है? Z हो गया। एटॉमिक जितना नंबर होगा उतने प्रोटॉन होंगे, तो ZE और इंटू E, ये और यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल था ना, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आ जाएगा K इंटू K की वैल्यू होती है 9×10⁹। ठीक है, मैंने ये इसलिए बताया आपको ताकि आगे आपको इसको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से हम 2 चीज़ें निकालना चाहते हैं। ये बोर मॉडल में रेडियस के बारे में बताता है और वेलोसिटी बताता है। वेलोसिटी किसकी? ये अगर मान लो ये कोई ऑर्बिट है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा। और कोई भी nth ऑर्बिट है, न्यूक्लियस है, ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, तो इसका रेडियस कितना होगा ये हमें बताता है। तो 2 चीज़ें हम यहाँ पे निकाल रहे होंगे। कैसे निकालेंगे हम इसको भी आगे देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। सर हम जो भी इसके अंदर ऑर्बिट्स होते हैं उनको हम बोर ऑर्बिट बोलते हैं। nth बोर रेडियस, nth बोर ऑर्बिट, चूँकि ये बोर के एटॉमिक मॉडल को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सर यहीं से हम देखेंगे, यहाँ पे हम R को काट दिए हैं, यहाँ पे R² था, एक R था, ये कट जाएगा, इसको काट देगा। तो सर हम यहाँ से अगर देखेंगे, मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, इसको मैंने एक इक्वेशन मान लिया। यहाँ पे मैं डायरेक्टली वेलोसिटी यहाँ से निकालना चाहता हूँ। मेरे पास 2 एम थे निकालने का, एक रेडियस निकालना, एक मेरे को वेलोसिटी निकालना है। यहाँ से मैं वेलोसिटी को देखूँ तो एम और आर दोनों के दोनों टर्म्स इधर में कर सकता हूँ। डायरेक्टली वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा NH, जो ऊपर था भाई 2π, ये तो इंटीग्रल मल्टीपल हुआ करता था और इसके अंदर नीचे MR आ गया एक्स्ट्रा, चूँकि ये वाला MR इधर आ चुका है। क्लियर? यहाँ से वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस। आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान दो कि इसी वेलोसिटी के वैल्यू को उठा के अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो हमें कहीं ना कहीं रेडियस मिल जाता है। ये हेल्प करता है कैसे, हम यहीं पे आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास था वही वाली सेम फॉर्मूला, यहीं पे रखते हैं ना इसको, ताकि हम चीज़ें देखते हैं। ये वाली चीज़ यहाँ पे सेम है। यहाँ पे एक R बचा हुआ था, एक R बचा हुआ है, और इसको बस यहाँ पे V² वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, इसके अंदर सारी चीज़ें डबल हो जाएंगी। N² हो जाएगा,
4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये सारी चीज़ें स्क्वायर में हो गई। अब यहाँ से देखो आर से इसको हम काट सकते हैं, यहाँ पे मास स्क्वायर, इससे हम इस मास को काट देंगे तो बचा क्या, एन स्क्वायर एच स्क्वायर भाई 4 पाई स्क्वायर, और इस आर को उधर भेज दो और इस टर्म को इधर भेज दो। बस हमें रेडियस निकालना था, रेडियस को इधर भेज देंगे तो रेडियस में डायरेक्टली मिल जाएगा कितना, रेडियस इज इक्वल टू देख लो एन स्क्वायर भाई एच स्क्वायर जो ऊपर बचा हुआ था 4 पाई एम, और ये पूरा टर्म इधर आ गया, तो ये पूरा टर्म इधर आ गया, ये वाला टर्म। क्लियर? में इतना बताने के पीछे का रीजन ये था, आपको ये बिल्कुल इतना बड़ा इक्वेशन ना लगे, समझ में आए कहाँ से आया है। दूसरी चीज़ आपको याद करने में, इसको याद ना करने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप समझ पाओ इसको कि कैसे आया, और ये चीज़ें फिर ऐसे ही फिर याद हो जाती हैं। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी सब कुछ इसमें फेमिलियर लगता है ना। मैं इसमें सारे टर्म्स को आपको बताता हूँ क्या है। ये एन जो है सर ये क्या है, ऑर्बिट को बताता है। ये एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये 4 पाई तो आपको मालूम है कांस्टेंट ही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला। और ये जेड जो होता है वो हो गया एटॉमिक नंबर, एंड ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट। सबको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.529। ये आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए, याद हो जाता है। इतने आप न्यूमेरिकल करोगे, और नहीं तो मैं आगे आगे करा रहा हूँ आपको 100+ क्वेश्चन, 100, 150, 200 क्वेश्चन इस चैप्टर पर करेंगे। जितने क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, विल क्लियर एवरीथिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका वैल्यू कहीं ना कहीं इतना आ जाता है, और एन स्क्वायर भाई जेड यहाँ पे बचा हुआ है, जो वेरिएबल होगा एन, जो मतलब ऑर्बिट है, और यहाँ पे जेड जो हो गया वो एटॉमिक नंबर है। एंगस्ट्रॉम के अंदर ये आता है, ये ध्यान रखना, ये यूनिट बहुत ज़रूरी है। इन्हीं से हम सिली मिस्टेक करके गलती कर सकते हैं सर, प्लीज़ ध्यान रखिएगा आप ये बात। यहाँ से एक बहुत कॉमन और बहुत प्यारी सी ऑब्जर्वेशन निकल के आती है कि सर अगर मान लो मेरे पास हाइड्रोजन एटम है तो उसका जेड एटॉमिक नंबर तो 1 होगा, और फर्स्ट ऑर्बिट की अगर हम रेडियस निकालें, मान लो मेरे पास अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसका अगर हम रेडियस निकालते हैं तो क्या होगा, ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। एन भी 1 है, जेड भी 1 है। अभी हमने देखा हम फर्स्ट ऑर्बिट देख रहे हैं और जेड एटॉमिक, भाई एटॉमिक नंबर तो 1 है ही, तो टोटली इतना आता है। नहीं, इसका रेडियस जो होगा फर्स्ट ऑर्बिट का वो 0.529 होता है, रेडियस ऑफ फर्स्ट वोर ऑर्बिट। वोर ऑर्बिट क्यों बोला, क्लियर, ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का देख रहे हैं हम। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेस के लिए वैलिड है, तो ये सिर्फ उन्हीं का ऑर्बिट निकाल पाएगा, वेलोसिटी निकाल पाएगा, जो जैसे Li है तो लिथियम +2 होगा, हीलियम +1 होगा। एक इलेक्ट्रॉन उनके पास होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड था। आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी को कैसे निकालें। वेलोसिटी को निकालेंगे और बहुत आसान तरीका है ये भी, इसको भी याद नहीं करना, पूछ बड़ा इक्वेशन नहीं देखना, बस जो बता रहा हूँ उसको देखते चले जाओ। सर यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी हुई थी, NH/2 पाई था, MR इधर था तो इसको हमने इधर भेज दिया था। ऊपर हम अभी करके आए ये चीज़, हाँ सर MVR था ना, MVR सर था जो कि एंगुलर मोमेंटम था, जो कि इंटीग्रल मल्टीपल था कहीं ना कहीं H/2 पाई की, इसलिए यहाँ पे हाँ सर क्या बातें कर रहे हैं, अभी देख के आए हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर यहाँ पे जो आर है, जो हमने अभी रेडियस निकाला ना, ये वैल्यू, ये वाली चीज़ जो अभी हमने निकाली, इसको बस यहाँ पे आर की जगह डाल दो, आपका आराम से वेलोसिटी मिल जाता है। वेलोसिटी क्या होगा, आर को अभी हमने मेहनत से निकाला, उसको कुछ यूज़ करते हैं, लो यूज़ कर लिया यहाँ पे। एम और आर का वैल्यू वही डाल दिया, N² H² 4 पाई A² एम के जेड ई एस, वही वाला देख रहे हो, सेम चीज़ डाला। तो ऐसा कुछ चीज़ें कट जाएंगी। पहले से हमारे पास NH था, यहाँ पे N² H² है, तो इनका स्क्वायर काट दो इनसे। ठीक, और यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 4 पाई A² है, 2 पाई से कहीं ना कहीं ये 2 बार में कट जाएगा, ये स्क्वायर चला जाएगा, नहीं यहाँ पे बचा 2 पाई। तो बस अब देखो ये कहीं ना कहीं 1/, इतना है ना, इतना, तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा और नीचे बस NH बचेगा। तो सर आप अगर आपको रेडियस याद है तो इसको याद नहीं करना, कुछ सोचना ही नहीं है, बस इसको ऊपर कर लो, बस यहाँ पे 2 पाई कर लोगे, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और NH कर लोगे, चूँकि हम अभी पावर उसका काट के आए हैं, काट के ही आए हैं। समझ में आया सर? इसके अंदर जितने भी कॉन्स्टेंट चीज़ें हैं उनको अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आती है 2.18 × 10⁶। ये तब होगा जब मीटर/सेकंड है, यहाँ पे ही था। इसका सेंटीमीटर में देखोगे कुछ 10⁸ कर लेते हैं लोग समझदार, ये कुछ नहीं, आप एक वैल्यू याद रखो, सारी चीज़ें यहाँ सॉल्व हो रही होंगी। ठीक है, वो यहाँ से हम इतना बस करेंगे कि ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आप अगर ध्यान रखते हो तो शायद बहुत प्यारी चीज़ होगी ये, कि सर रेडियस हमने निकालना था, वेलोसिटी हमने निकालना था। रेडियस हमने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N² Z के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी के लिए थोड़ा सा नीचे जगह लेते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z/N के। जनाब, याद रखने का तरीका वेलोसिटी, अच्छा एक बात बताओ, कहीं ना कहीं एनर्जी के अंदर वेलोसिटी के मतलब काइनेटिक एनर्जी ½ mv², यानी v² हो रहा है, इन सब का स्क्वायर कर लो, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z², Z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो ये 3 चीज़ें किसके प्रोपोर्शनल है, ये रेशियो वाले क्वेश्चन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे, ये ध्यान रखना।
यहाँ से हाइड्रोजन केस में आप सेम चीज़ देख सकते हो कि अगर मान लेते हैं मेरा सर Z1 होगा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर, और पहले ऑर्बिट का देखें तो यानी पहले ऑर्बिट के अंदर सर अगर मेरे पास ये हाइड्रोजन है तो इसके अंदर पहले ऑर्बिट के अंदर अगर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस स्पीड किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो वो यही होगा, उसका मैग्नीट्यूड यही होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज़ें भी ये ध्यान रखना आप। तीन जो मैंने चीज़ें बताई ये वाली इंपॉर्टेंट है। आगे एनर्जी के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, आ जाइए। यहाँ पे बात करते हैं इसमें कि LMNOP, इसको ये पहला सेल दूसरा तीसरा ऑर्बिट ऐसे सबको मालूम होता है। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी किसी भी nth बोर ऑर्बिट के अंदर, तो वो निकालने का तरीका सबसे पहले एनर्जी जो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। एनर्जी इज इक्वल टू माइनस, इसको मैं इधर लिखता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि लिखना डिजर्व करता है दोस्त। एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। ये चीज़ अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत प्यारी चीज़ है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्त। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। ये सेम चीज़ वहीं पे लिखी हुई है कि एनर्जी इज माइनस काइनेटिक एनर्जी, और ये आप आगे सॉल्व करोगे तो ये सेम चीज़ें प्रूव भी हो जाती हैं उसी को। बट ये चीज़ डायरेक्टली हम अगर ध्यान रखते हैं तो ये हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। एनर्जी किसी भी nth ऑर्बिट में क्या होगी, तो डायरेक्टली होती है किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर किसी भी nth ऑर्बिट का अगर हम देखें कोई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगी एनर्जी उसकी, ऑर्बिट की आप समझ सकते हो डायरेक्टली क्या होगी एनर्जी, तो होती है -13.6 Z²/n²। अभी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये तो कांस्टेंट अभी हमने देखा। यहाँ पे सर निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है बस और बस कि सर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड है और कुछ नहीं इसका सिग्निफिकेंस है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर आता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर देता है पर एटम, आप ये ध्यान रखना प्लीज़। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस, आई रिक्वेस्ट कि ये ध्यान रखो यार ना, यही सारी चीज़ों से मेरी गलती होती है। एनर्जी निकालने के हमारे अलग अलग यूनिट में 3-4 तरीके हैं, 4 तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं। 13.6 वाला एक है Z²n² सेम में, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस कांस्टेंट चेंज हो रहा होगा। यहाँ पे 13-12 है, 13-12, यहाँ पे सर 3-13 है और 0.6 है, और यहाँ पे सर 2.18 वही वाली चीज़ होगी ना, 2.18 इंटू 10⁻⁶ अभी जो हम देख के आए थे वेलोसिटी वाला चीज़ है ना। तो वहाँ से याद रख सकते, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे बस याद रखने का तरीका, क्योंकि अगर आप याद रखते हो तो आपको क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर एटम है, यहाँ पे किलो जूल पर मोल के लिए ये है, और ये किलो कैलोरी पर मोल के लिए, और ये जूल पर एटम के लिए। हम चीज़ों को बहुत क्विक में देख रहे हैं, आप इसको लिख के एक बार करोगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, बट क्वेश्चन आपसे बनेंगे दोस्त, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि निगेटिव बस ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन बाउंडेड न्यूक्लियस से, बस ये क्वेश्चन आता है इस पर, ठीक है। इसलिए चीज़ें लिखी हुई हैं, बस ऐसे नहीं है। हाइड्रोजन एटम के लिए आप ध्यान समझ सकते हो। देखो मैं अगर लिख लूँ हाइड्रोजन एटम के लिए यही फार्मूला मैं यूज़ करूँ एनर्जी निकालने के लिए, जो भी हमने ऊपर देखा ये वाला चीज़, ये वाली चीज़, तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा क्या, क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, और नीचे n² बचेगा। n² यानी ऑर्बिट, हम अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी डायरेक्टली देख सकते हैं। इसको आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, मैं साइड में लाकर आपको इसको समझा देता हूँ, क्योंकि ये वाकई में ज़रूरी है। मान लो मेरे पास ये अलग अलग 5 ऑर्बिट मैंने बना लिया, ये n1 है, n1 ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया, ये चौथा ऑर्बिट और ये 5वां ऑर्बिट हो गया। तो सर E1 यानी एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट होती है -13.6, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ रहा होगा। E2 एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट जो होती है वो -3.4 होती है, ये हो जाएगा -1.51, ये हो जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं सर, ये हो जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, और ये हो जाएगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज़ें आपको सिंपल तरीके से अच्छा याद रखने का आपको तरीका ही बताता हूँ मैं। यहाँ से बस आप इतने, मैं एक सेकंड थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा मदद मिलेगा चीज़ों को डिस्टिंग्विश करने में। वाइट ले लूँ क्या, ठीक है। यहाँ से बस इतने चीज़ को आप ऊपर लेके जाओ, 3.6 में 3.4 थोड़ा सा वैल्यू चेंज होगा, बट हाँ इतना लेके आए, फिर इसका हाफ कर लिया, यहाँ पे 5 को पहले साइड में ले गए, फिर स्टार्टिंग में ला लिया। तो ये एक स्टोरी कि सर यहाँ से हमने क्या किया, 3.4 को बस बाहर निकाला, 3.4 को बाहर निकाला, और इसका हमने यहाँ पे हाफ कर लिया, तो 1.5 के आसपास आ रहा है कहीं ना कहीं अप्रॉक्स, ठीक है। और यहाँ से ये वैल्यू बार बार लिखोगे तो याद रहेगा, बट कन्फ्यूजन नहीं होगा जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे, कि ये 5 को हम सबसे साइड में ले जाएंगे, फिर स्टार्टिंग में लगेगा नहीं यार साइड में ठीक नहीं था, तो फिर हम इसको स्टार्टिंग में ही ला देंगे। कोई खास लॉजिक एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, चूँकि चीज़ें बस याद करनी है। यहाँ पे आता है -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी गैप बताता है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जंप करके जाता है तो इतने फोटोन, इतने एनर्जी ऑफ फोटोन को ऑब्जर्व करेगा तो यहाँ पे आएगा वो, और जब फिर से वो वापस आएगा तो ये इतने फोटोन को रिलीज, इतने एनर्जी मतलब इतने एनर्जी के फोटोन को रिलीज कर देगा। यहाँ पे आता है सर जी 8.9 1.89, ये आता है 0.66, ये आता है 0.31। ये सारी चीज़ें ऑन टिप्स याद हो जाती हैं, बहुत सिंपल होती है। आप देखो ना, मैंने इसलिए आपको साइड में ला समझा दिया इसी सारी चीज़, एक बार लिखने से चीज़ें आपको थोड़ी याद हो। ये एज इट इज़ ऐसे ही याद करने में को लाइक कुछ समय नहीं लगा था, कुछ बार आप करोगे आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। -13.6 -3.4 1.51 0.85 0.54, और ये गैप देख लो 0.2 सॉरी 10.2 1.89 0.66 0.31, ये गैप सारे होते हैं। ये यानी E1 और E2 के बीच का जो गैप है, E2 माइनस E1 जो है वो ये है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे सर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, हम इसको एक बार देख लेते हैं क्या ये कहना चाहता है कि n=1 कहीं पे भी है तो ये ग्राउंड स्टेट होता है आपका, ठीक है। ये हमको मालूम भी है कि सर अगर n=1 है तो ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। और n=2 है तो इसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ES एक्साइटेड स्टेट को बताता है, 3 है तो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जाता है, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट बस थोड़ा सा एक आगे आप चलते हो कि अगर n=2 है तो फर्स्ट एक्साइटेड, अभी ग्राउंड से जस्ट पहली बार ऊपर आया तो फर्स्ट एक्साइटेड है n=2, दूसरी बार ऊपर आया, एक ऊपर दूसरा ऊपर, तो यहाँ पे n=3 जो हो गया ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गया। तो यहाँ से चीज़ें हमारी ख़त्म होती है, हम पार्ट 1 के अंदर इतना ही रखते हैं, आगे हम और सेकेंड पार्ट के अंदर बाकी बचे, अब कुछ खास नहीं बचा है, बाकी जो चीज़ें बची उसको हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। इफ़ यू इन डाउट यू जस्ट कैन आस्क दैट मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट। और अभी के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो बहुत प्यारी, कि आप इसी शॉर्ट नोट को बना सकते हो एज इट इज़ जैसे हैं, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या चीज़ें अभी भी डिटेल में समझनी है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं अच्छे समझ में आता है आपको, उसको आपको अच्छे समझना है तो कर सकते हो। यहाँ मैं बस वेरी क्विक में मैंने ट्राई किया रिविजन करा दूँ, बाकी आप इसको शॉर्ट नोट बनाओ और इसको एक बार खुद से रीड करो, दोबारा वीडियो को देख लो, चीज़ें क्लियरिटी आएंगी। बाकी बाय, आप इसको एक बार एक्चुअली रिवीजन जरूर करना यार।